हेलो ट्रेनिस, मैं नितेश कुमार सिंह, प्रवक्ता, रचना, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर, DED SCHI सेमेस्टर सेकेंड, थियरी पेपर नंबर 8, जो कि आपका फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग है। इसका यूनिट 1 कंटिन्यू है, जो कि इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड स्पीच प्रोडक्शन है। इस यूनिट में हम लोग 1.1, जो कि आपका डिफिनीसन ऑफ स्पीच एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल स्पीच एंड फंक्शन ऑफ स्पीच, यूनिट 1.2 में हम लोग पैरामीटर्स ऑफ स्पीच का अध्ययन कर चुके हैं और सब यूनिट 1.3 में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फोनेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टिकुलेटरी सिस्टम, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेटरी सिस्टम का अध्ययन कर चुके हैं। तो ट्रेनिंग आज हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो शरीर, मानव का जो शरीर है, उसको कौन रेगुलेट करता है और उसकी संरचना क्या है। तो मानव शरीर को जो रेगुलेट करने का काम करता है वो ब्रेन करता है। तो इसमें हम लोग ब्रेन की संरचना और उसके कार्य को देखेंगे कि किस प्रकार से वाणी उत्पादन तंत्र में ब्रेन का फंक्शन होता है। तो ट्रेनिस, मस्तिष्क मानव शरीर की सबसे जटिल संरचना है। शरीर के सभी क्रियाकलाप मस्तिष्क द्वारा ही होते हैं। इस प्रक्रिया में सभी प्रकार के क्रियाकलापों का नियंत्रण किया जाता है, जैसे बोलना, दौड़ना, सीखना और सुनना। तो इन सब क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य जो है वो मस्तिष्क करता है, जिसको कि हम एक रेगुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ट्रेनिस, ये सब कार्य जो है मस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में मानव के नर्वस सिस्टम, जिसको कि तंत्रिका तंत्र कहते हैं, की भूमिका महत्वपूर्ण है। मानव तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, से मिल करके इसकी संरचना होती है। तो तंत्रिका तंत्र वाणी और भाषा के लिए महत्वपूर्ण है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, मेनिंजस, नीलय और ब्लड सप्लाई आदि की क्रिया होती है। वहीं पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, परिधीय तंत्रिका तंत्र में, रीढ़ की हड्डी की परिधीय नसें और कपाल नसें आदि की संरचना होती है और इनके कार्य भी होते हैं। ये सब आदि जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शामिल होते हैं। वहीं पे स्वायत्त ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में एक सिंपैथेटिक भाग, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से हमें पता चल रहा है कि ये पार्ट जो है ये फ्री वर्क करता है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिसको कि एक प्रकार से हम ऐच्छिक क्रिया के नाम से जानते हैं। और एक पैरा
सिंपैथेटिक डिवीज़न होता है। तो ट्रेनीज, हम लोगों ने अभी देखा कि जो सेंट्रल जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें 3 चीज़ों को हमने देखा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो आइए हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ब्रेन का अध्ययन करते हैं। तो मस्तिष्क सेरेब्रल गोलार्धों, वेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम और मस्तिष्क तने से बना होता है। तो मस्तिष्क की जो संरचना है वो सेरेबल या सेरेबल हेमिस्फीयर, वेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम और मस्तिष्क तने से बना होता है। मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से को सेरिब्रम कहा जाता है और यह 2 गोलार्धों में बटा होता है, जिसको कि हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, और बेसल गैंग्लिया से बना होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो काम है वो है सेरेब्रम को सुरक्षित रखता है और कई सल्की एंड फिशर और जाइरस से बना होता है। तो जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट कॉर्बिनियन ब्रॉडमैन, जिनका वर्क टाइम था 1868 से लेकर 1918 तक, ने सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 52 आर्क क्षेत्रों को बताया और इन क्षेत्रों को आज हम ब्रॉडमैन क्षेत्र के नाम से जानते हैं और इसका उपयोग भी हो रहा है। तो ट्रेनीज, अब हम लोग सेरेब्रल हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर या सेरेब्रल गोलार्ध बाएं और दाएं गोलार्ध से बना होता है और सफ़ेद द्रव्यमान से जुड़ा होता है, जिसे कार्पस कालोसम कहते हैं। तो कार्पस कालोसम का उद्देश्य एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध में या एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध तक जो तंत्रीय जानकारी है उसको देना होता है। चिकित्सीय औषध में यह पाया गया है कि बाएं गोलार्ध जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, दाएं राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर की तुलना में एक अलग उद्देश्य प्रदान करता है। तो बाएं गोलार्ध के कुछ कार्य जैसे भाषा और विश्लेषण तथा जो लॉजिकल तर्क हम लोग करते हैं वो हमारे किस हेमिस्फीयर से होता है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के माध्यम से ये कार्य होता है। जबकि दाएं गोलार्ध से जो अवधारणा है, हमारा कोई कॉन्सेप्ट बनता है या हम जो प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो हमारे दिमाग में या मस्तिष्क में एक अवधारणा बन जाती है। तो इन सब का स्थानिक, सहज और समग्र प्रत्यय जैसे कार्यों का अध्ययन हम लोग राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में करते हैं और यही कार्य जो है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का है। ट्रेनीज, यहाँ पे हम लोग मस्तिष्क का जो संरचना है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल फिशर के माध्यम से हम लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं और लेफ्ट हेमिस्फीयर में ही फ्रंटल लोब होता है जो कि वाणी और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और जो कॉर्टेक्स है उसमें सेंट्रल सुल्कस एंड प्रीसेंटल जाइरस, पोस्ट सेंट्रल जाइरस, पैरेंटियल लोब, तो ये जो है मस्तिष्क की अनुदैर्ध्य काट के द्वारा हम 2 भागों में इसको विभाजित करते हैं, जो कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में
है। तो ट्रेनीज, यहाँ पे अभी हम लोगों ने मस्तिष्क का एक अध्ययन किया, एक चित्र के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से जो सेरेब्रल फिशर के माध्यम से जो है मस्तिष्क को राइट और लेफ्ट सेरेब्रल में बांटा गया है। तो उदाहरण के लिए बाएं गोलार्ध, लेफ्ट गोलार्ध भाषा क्षेत्र में यदि घाव हो जाता है तो वाचाघात या एफेसिया जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं, जबकि दाएं गोलार्ध में घाव होने से रोगी में निष्क्रियता या समग्र प्रत्यय की जानकारी लेने में असमर्थता हो सकती है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर का संबंध जो है वो भाषा संबंधी और स्पीच से संबंधित है। यदि लेफ्ट हेमिस्फीयर के किसी पार्ट में चोट लग गई है या ब्रोका में चोट आ गई है तो उससे जो है वाचाघात या एफेसिया नामक डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है। वहीं पे राइट जो हमारा हेमिस्फीयर है उसमें रोगी में निष्क्रियता आ जाती है। इसका मतलब कि जो हम सेरेब्रल पॉल्सी या और भी मेंटल रिटार्डेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं वो सब जो है राइट हेमिस्फीयर के माध्यम से नियंत्रित होती है। तो अनुदैर्ध्य सेरेब्रल फिशर जो मस्तिष्क को दो गोलार्धों में विभाजित करता है। अभी आप पीछे चित्र में इसका उदाहरण देख चुके हैं। प्रत्येक गोलार्ध में सेरेब्रल कॉर्टेक्स का विभाजन फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपोसियल लोब में होता है। तो टेनिस, अब हम लोग देखते हैं कि फ्रंटल लोब की स्थिति मस्तिष्क में क्या है और इसके कार्य क्या हैं। तो जिसको कि ललाट लोब के नाम से भी जानते हैं। तो ललाट लोब में या ललाट लोब केंद्रीय श्लेष्मक द्वारा पार्श्व फिशर लेटरल फिशर द्वारा नीचे की ओर बधी होती है। तो ट्रेनीज, यहाँ पे जो कार्टेक्स के माध्यम से सेरेब्रल कार्टेक्स का जो विभाजन है वो फ्रंटल लोब और पैरिटियल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब में विभाजित है। और इनके माध्यम से जो है मस्तिष्क अपना काम करता है। तो जितने भी भाग हैं आप इसको देख रहे हैं। यहाँ पे सेंट्रल सिलिकस है जिसमें कि आपका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीज़न यहाँ पे है, और प्रीसेंट्रल जाइरस जो कि आपका ये है। और इसको तो ट्रेनीज, अभी आप लोगों ने फ्रंटल लोब को देखा। तो फ्रंटल लोब का क्या कार्य है इसका अध्ययन हम लोग अब करते हैं। तो ट्रेनीज, ललाट लोब केंद्रीय श्लेष्मक द्वारा पार्श्व फिशर द्वारा नीचे की ओर बधी होती है, नीचे की ओर बधी होती है। केंद्रीय श्लेष्म द्वारा मस्तिष्क पूर्व और पश्च क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अभी आप पीछे चित्र के माध्यम से देखे हैं। ललाट लोब के अंदर प्री सेंट्रल जाइरस होता है जो केंद्रीय श्लेष्मक के पूर्व स्थित होता है। प्री सेंट्रल
जाइरस को प्राथमिक मोटर कॉर्टेक्स या मोटर स्ट्रिप क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह स्वैच्छिक मांसपेशीय गति को नियंत्रित करता है। तो जो फ्रंटल लोब है उसके अंदर जो प्रीसेंट्रल, जाइरस, केंद्रीय श्लेष्मक, इन सब से जो है फ्रंटल लोब का निर्माण होता है और इसका कार्य जो है मोटर गति या चलन संबंधी स्वैच्छिक जो मस्कुलर मोटर प्रोग्राम है उसको नियंत्रित करता है। प्राथमिक गति कॉर्टेक्स के अंदर न्यूरॉन्स एक तरीके से छोटे आदमी के उल्टे खड़े होने के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर जो है न्यूरॉन्स जो होते हैं, जैसे उल्टे खड़े आदमी की संरचना होती है तो प्राथमिक गति जो कॉर्टेक्स के अंदर होती है वो न्यूरॉन्स में एक जैसे छोटे आदमी को उल्टे खड़े करने से जैसी संरचना हमें दिखाई देती है। चेहरे और गर्दन के क्षेत्र में गति के लिए यही न्यूरॉन्स जो है समर्पित होते हैं या जिम्मेदार होते हैं। तो ट्रेनिस अगले पार्ट पे चलते हैं। शरीर के कुछ हिस्सों को सूक्ष्मगामक क्रियाओं की आवश्यकता होती है, इसको कि हम फाइन मोटर स्किल या एक्टिविटी के नाम से जानते हैं, जबकि अन्य भागों में कुछ कम गामक लेस प्रिसाइज मोटर एक्टिविटी की आवश्यकता होती है। हाथ और पैर की तुलना में स्वर यंत्र, तालू, जीभ, जबड़ा और चेहरे की छोटी मांसपेशियों को न्यूरॉन्स की अधिक प्रभावशाली श्रृंखला की आवश्यकता होती है। तो हाथ और पैर की अपेक्षा जो स्वर यंत्र, तालू, जीभ, जबड़े और चेहरे की जो छोटी मांसपेशियां जो वर्क करती हैं वो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आती हैं। और ओठ, जीभ या स्वर यंत्र की गति के क्षेत्रों के भीतर एक यदि घाव हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे देख रहे हैं ओठ, जीभ या स्वर यंत्र की गति के क्षेत्रों के भीतर यदि एक लेजन या घाव हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप डिस्थीरिया स्पीच डिसऑर्डर या डिस्थीरिया डिसऑर्डर हो सकता है। प्रीसेंट्रल जाइरस के सामने प्राथमिक गामक, प्राइमरी मोटर एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरियाज स्थित होते हैं। ये क्षेत्र मस्तिष्क के अन्य क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त करते हैं और उनके उद्देश्यों को एकीकृत और परिष्कृत करके भाषण का उत्पादन करते हैं। तो फ्रंटल लोब में ही ब्रोका का क्षेत्र होता है। तो ब्रोका का क्षेत्र प्रमुख गोलार्ध के तीसरे ललाट जाइरस में होता है, तीसरे पार्ट में होता है। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र वाणी स्पीच मोटर प्रोग्राम में मुख्य भूमिका निभाता है और यह वाणी और भाषा से संबंधित मस्तिष्क के अन्य भागों से जुड़ा होता है। मस्तिष्क शरीर रचना के अध्ययन में तो ब्रोका जो नाम पड़ा वो क्यों पड़ा, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। मस्तिष्क शरीर रचना के अध्ययन में पियरे पाल ब्रोका, जो एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे और इनका वर्क टाइम 1824 से 1880 तक था। ब्रोका ने मस्तिष्क शरीर रचना
एनाटॉमी के क्षेत्र में जो कार्य किया, और इनका कार्य इतना महत्वपूर्ण था कि उस क्षेत्र के नाम को ही ब्रोका क्षेत्र रख दिया गया। ब्रोका ने खोजा कि यदि किसी व्यक्ति रोगी का बायां गोलार्ध, जो कि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के सामने का छोटा क्षेत्र डैमेज यदि है, तो व्यक्ति में शब्दों को एक साथ वाक्य में रखने में परेशानी होती है, तो व्यक्ति शब्दों को एक साथ वाक्य में रखने में असमर्थ होता है। तो ट्रेनीज, आज हम लोगों ने जो मस्तिष्क की संरचना है उसमें हम लोगों ने लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के संरचना को देखा, और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के एक पार्ट जिसको कि फ्रंटल लोब के नाम से जानते हैं, इसका अध्ययन किया। तो ट्रेनीज, यहाँ पे मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मस्तिष्क जो है मैकेनिज्म प्रोडक्शन में रेगुलेटरी का कार्य करता है। यहाँ पे मैं ट्रेनीज एक प्रश्न रख रहा हूँ कि मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन करिए। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग जो है वो पैरिटियल लोब का अध्ययन, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।